नमस्कार साथियों, जीएस सब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग हिस्ट्री का सीरीज देख रहे थे। अभी तक 2 सीरीज पे ला चुके हैं। तीसरा सीरीज आज हम लोग देखते हैं कि और जो कल क्लास में हम पढ़े थे उससे आगे के क्रम को हम देखने का प्रयास करेंगे। हम पहले ही बताए थे कि ईयर वाइज हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। ईयर वाइज पढ़ रहे हैं। जो महत्वपूर्ण डेट है उसको भी हम देखते चल रहे हैं और ईयर वाइज हम देखने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी तरीके से जो हमने 1498 से स्टार्ट किया था, 1498 से लेकर 1947 तक महत्वपूर्ण घटनाक्रम देखेंगे। 20 नंबर आपके मॉडर्न हिस्ट्री में आते हैं। लगभग 20 नंबर में आप 16-17 नंबर यहाँ से ला सकते हो। पहले ही बताएं कि 100% कुछ भी नहीं होता है। 100% के पीछे जाओगे ना तो 50% भी नहीं आएगा। इसलिए 20 पॉइंट तैयारी करो, मैक्सिमम लाने के लिए सोचो। यदि 20 नंबर आते हैं, 16-17 यदि आप ले आते हो, सफिशियंट मार्क्स हैं मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। ओवरऑल देखोगे तो 30 पूछे जाते हैं, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री में 20 नंबर का वेटेज रहता है। तो कल की क्लास में हम लोग देखे थे औरंगजेब तक हम लोग देखे थे। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 में, ठीक है। और उसी की मृत्यु का तो वेट कर रहा था कौन? अंग्रेज, कि भैया इसकी मृत्यु होने दो, अब हम बताएंगे कि किस तरीके से शासन किया जाता है, किस तरीके से बंगाल में मुगलों को खदेड़ के भगाया जाता है। और अंग्रेज की जो मंशा थी आपको पता है, उसमें वो कामयाब हो गए। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद पहले ही बताए थे कि रंगीला ऐसे शासक आते हैं जिनकी 4-4 हजार 5-5 हजार पत्नियां रहती है, तो भैया वो क्या शासन करेंगे? वो तो खुद ही अपनी दुनिया में मस्त हैं। और उसी का फायदा कौन उठाते हैं? अंग्रेज। कहते हैं कि यदि आप यूनिटी बना के रखोगे तो आप मजबूत रहोगे, नहीं तो आप डाउनफॉल में चले जाओगे, क्योंकि आपके अंदर ही यूनिटी नहीं है। जब अपने अंदर यूनिटी नहीं रहता है तो सामने वाला उसका फायदा उठा लेता है। और यही काम धीरे धीरे अंग्रेजों के द्वारा किया गया। तो 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, उसके बाद यहाँ से लेटर मुगल एम्पायर शुरू होता है। और उसी लेटर मुगल एम्पायर में एक शासक आते हैं जिनका नाम है फर्रुख सियर। फर्रुख सियर देखोगे क्या फ्री ट्रेड का फरमान दिया गया कि भैया, पहले बोला गया था ना कि अंग्रेज अब टैक्स देना बंद कर दिए थे। अंग्रेज क्या किए थे? टैक्स देना बंद कर दिए थे। फर्रुख सियर बोले भैया टैक्स उस क्यों नहीं दे रहे हो? बोला भैया टैक्स उस कहाँ से देंगे, बहुत कुछ दे लिए, अब देने लायक हम नहीं है। तो बोला नहीं दोगे तो खदेड़ के यहाँ से भगा देंगे, ब्रिटेन पहुंचा देंगे। बोला भैया बात तो तुम सही कह रहे हो, चलो चल के मेरा तैयारी देख लो, फोर्ट विलियम, फोर्ट बम्बई चल के थोड़ा देख लो, है ना। तो वहाँ जब गए, मतलब पहुंचे वहाँ पे, तो देखे उनके, है ना, जमीन के तले पैर खिसक गया। भैया ये तो जो बोल रहे थे हम फोर्ट बना रहे हैं, वेयर हाउस बना रहे हैं सामान रखने के लिए, वेयर हाउस थोड़ी था। उसमें ब्रिटिशर्स अपने साथ क्या ला रहे थे? हथियार ला रहे थे। धीरे 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 हथियारों को जमा करते चल गए। और उसके बाद बोले कि भैया आप जैसा हम कहते हैं वैसा करो, यदि वैसा करोगे तो हमसे रहम की उम्मीद कर सकते हो, वरना अब तुम्हें हम भारत से कहो तो खदेड़ के भगा देंगे। तो यहीं से धीरे धीरे क्या होता है? मुगल साम्राज्य धीरे धीरे टूटने लगता है। और इसके जो मनसबदार रहते हैं, सूबेदार रहते हैं, वो भी अलग अपने आप को करने लगते हैं। आपको पता है ना कि जब आपका दिन खराब रहता है तो आपके अपने भी साथ छोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो इसी में देखोगे पहला नाम है चिनकिलीज खां। चिन चिनकिलीज खां, यही है ना, पहला नाम है चिनकिलीज खां। और चिनकिलीज खां हैदराबाद को लेकर अलग निकल लिए। बोले भैया अब तुम्हारे साथ मुझे नहीं रहना है। तो आप सुने होंगे ना, बुरे वक्त में कोई साथ नहीं देता है, इसलिए आप लोगों को भी बोलते हैं भैया अच्छे से पढ़ाई कर लो, ठीक है। हर कोई आपका रिजल्ट ही देखता है, तो 1-2 साल अपने ऊपर अच्छे से दे लो, रिजल्ट ले आओ, नहीं तो आपके घर में भी पूछ नहीं होती है, ठीक है। तो चिनकिलीज खां किसको लेकर निकल गए? हैदराबाद को लेकर निकल गए। मतलब मुगलों से सबसे पहले यदि कोई अलग किए तो हैं चिनकिलीज खां। फिर देखोगे शहादत खां, फिर
शहादत खां किसको लेकर निकल गए? अवध। पहले ही बताए थे, जो प्रेजेंट डे में लखनऊ, अभी जिसे लखनऊ बोला जाता है, उस टाइम इसे क्या बोला जाता था? अवध का क्षेत्र बोला जाता था। तो शहादत खां किसको लेकर अलग निकल गए? अवध को लेकर अलग निकल गए। ठीक है, अब आते हैं मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां, मुर्शीद कुली खां देखोगे तो किसको लेकर अलग निकल गए? बंगाल को लेकर अलग निकल गए, बंगाल को लेकर अलग निकल गए। अब अंग्रेजों को देखोगे, ना तो हैदराबाद से मतलब है, ना तो अवध से मतलब है, उन्हें किससे मतलब है? बंगाल से। क्योंकि आपको बताए थे ना, बंगाल में 3 ऐसी चीज उपजाई जा सकती है जो इंटरनेशनल मार्केट में तहलका मचाएगी और अच्छे दाम पर बिकेगी। वो 3 चीज क्या था? चाय, ठीक है ना, टी, अफीम, ओपियम और नील, ठीक है ना। अंग्रेज चाहते थे कि पूरी दुनिया को क्या करें? हम नशाखोर बना दें, पूरे दुनिया को नशाखोर बना दें कि हमसे कोई लड़ने वाला रहे ही नहीं। ठीक है, यहां तक आप लोग समझ ही गए। अब आगे के क्रम हम लोग देखते हैं 1756। अब देखते हैं 1756। 1756 में बंगाल का शासक कौन बनता है? सिराजुद्दौला। अब एक है सिराजुद्दौला, एक है शुजाउद्दौला, तो गलत नाम याद नहीं रखिएगा। कौन नवाब बनते हैं? सिराजुद्दौला। और एक घटना घटती है 1756 में ही, बताएंगे ये घटना क्यों घटती है 1756 में, इसको लेकर एक स्टोरी बताते हैं। सिराजुद्दौला बोले थे कि भैया यहाँ जो फोर्ट वोट बना रहे हो, इससे किलेबंदी वगैरह मत करो, नहीं तो खदेड़ के मारेंगे। लेकिन अंग्रेज कहाँ सुनने वाले थे? अंग्रेज बोले नहीं भैया, हम तो किलेबंदी करेंगे। तो सिराजुद्दौला अपनी सेना को लेकर फोर्ट में घुस गए और वहाँ जो थे अंग्रेज, सारे अंग्रेजों को बंदी बना के एक रूम में बंद कर दिया गया। एक रूम में क्या क्या दिया गया? बंद कर दिया गया। और इस घटना को क्या कहते हैं? ब्लैक होल ट्रेजेडी, काल कोठरी की घटना कहते हैं। ब्लैक है ना, ब्लैक होल, ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जानते हैं, काल कोठरी की घटना के नाम से जानते हैं। कि जब सुबह में वह कमरा खोला गया तो पता चला भैया आधे से ज्यादा तो निपट ही गए हैं। ठीक है ना, इस कमरे में कुछ ही लोग वहां जीवित बचे थे। इससे क्या हुए? अंग्रेज नाराज हो गए, इससे अंग्रेज नाराज हो गए। और फलस्वरूप अंग्रेज जब नाराज हो गए तो अब बोले भैया सिराजुद्दौला को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, भैया ये इसने बहुत गलत किया है, इसको हम छोड़ेंगे नहीं। तो उसके जो मंत्री साहब थे ना, पता ही होगा, मीर जाफर, तो बोलते हैं ना, भारत में गद्दारों की कमी नहीं है, चाहे वह जयचंद हो, चाहे वह मीर जाफर हो। तो 1757 में मीर जाफर के वजह से मतलब सिराजुद्दौला परास्त हो गया। और कौन सा युद्ध हुआ था? बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ 1757 में कौन सा युद्ध हुआ था? बैटल ऑफ प्लासी 1757। ठीक है ना, कौन सा युद्ध हुआ था? बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। और कौन उसमें धोखा दिए थे? तो उसके मंत्री मीर जाफर ने धोखा दिया था। और उसी के धोखे की वजह से सिराजुद्दौला की हार का सामना करना पड़ा था। और शॉर्टेस्ट बैटल इन द वर्ल्ड, यदि आप देखोगे ना बैटल ऑफ प्लासी को, तो शॉर्टेस्ट बैटल इन द वर्ल्ड, मात्र 88 मिनट में, मात्र 88 मिनट में यह युद्ध समाप्त हो गया था। सिर्फ 88 मिनट यह युद्ध चला था। समझ लो, है ना, कि दूसरे में उतना दम नहीं रहता है जो अपने होकर लूटते हैं। वही तो काम किए थे मीर जाफर। ठीक है ना। और अंग्रेजी सेनापति के तरफ से देखोगे तो कौन लीड कर रहे थे? रॉबर्ट क्लाइव। कौन लीड कर रहे थे? रॉबर्ट क्लाइव। आखिरकार अंग्रेजों की मंशा पूरी हो जाती है ना।
और उसमें कामयाब हो जाते हैं। मीर जाफर की मदद से सिराजुद्दौला को क्या करते हैं, परास्त कर देते हैं। अब बंगाल में धीरे धीरे अंग्रेजों का दबदबा हो जाता है, क्योंकि वो मीर जाफर को बोले थे भैया तुम मेरा साथ दो, लो कैश लो ऐश करो और तुम मेरा साथ दो, सिराजुद्दौला को मारते ही हम क्या करेंगे, तुमको नवाब बना देंगे। उसी में हो जाता है मीर जाफर खुश। तो ऐसे उनको ये नहीं पता था कि अंग्रेज आज उसको मार के भगाया है, कल हमसे यदि अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा तो हमें भी लात मार के भगा देगा। ये मीर जाफर को नहीं पता था। आखिर धीरे धीरे यही क्रम तो चला ही है। अंग्रेज तो यही काम किए हैं ना, फूट डालो शासन करो। अब आगे के क्रम को हम लोग देखेंगे, आगे के क्रम को हम लोग देखेंगे 1746 से 48। 1746 से 1748। पहले ही बताए थे ना कि अंग्रेजों के पुराने दुश्मन जो 1664 में क्या यहाँ पे कंपनी खोले थे, जहाँ जहाँ ब्रिटिशर्स गए थे फ्रेंच, वहीं वहीं कहा वहीं वहीं क्या पहुँचे थे, जहाँ जहाँ ब्रिटेन गए वहीं वहीं फ्रेंच पहुंच गए थे। तो उसके बाद देखोगे 46 से 48 में एक युद्ध देखने को मिलता है, फर्स्ट एंग्लो कर्नाटका वार। फर्स्ट एंग्लो कर्नाटका वार किसके बीच हुआ था, अंग्रेज और फ्रेंच के बीच। कौन सा युद्ध हुआ था, याद रखिएगा 46 से 48 का टाइम पीरियड है और कर्नाटका वार लड़ा गया था और उसका कोई रिजल्ट नहीं आया, नो रिजल्ट, नो रिजल्ट। और कौन सा ट्रीटी होता है, कौन सा ट्रीटी होता है, एक्सा चैपल की संधि होता है। बोलते हैं चलो भैया ठीक है, जो क्षेत्र जिसका था वो क्षेत्र ले लो, और भैया चोर चोर मसेरे भाई, वही कहानी थी। ठीक है भैया, बोला ठीक है भाई तुम भी मौज करो हम भी मौज करेंगे, काहे अपने में लड़ रहे हो। ठीक है, लेकिन अंग्रेज बोलते हैं ना कि अंग्रेज कभी कभी अपने ईगो पे ले लेते हैं। भारत के सामने वो ईगो नहीं दिखाते थे, ईगो यदि दिखाते थे तो और यूरोपियन कंपनियों के सामने दिखाते थे कि भैया सिर्फ भारत में क्या करें, हम राज करें, बाद बाकी को यहाँ से खदेड़ के भगाया जाए। अब देखोगे सेकेंड एंग्लो कर्नाटिक वार कब हुआ था, 1749 से 1754। सेकेंड एंग्लो कर्नाटका वार, इसका भी कोई रिजल्ट नहीं आया। ठीक है, नो रिजल्ट, इसका भी कोई रिजल्ट नहीं आया। और यहां एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ पांडिचेरी, ट्रीटी ऑफ पांडिचेरी साइन होती है और अपने अपने क्षेत्र को लेकर निकल जाते हैं, कोई रिजल्ट नहीं आता है। अब तीसरा फिर हुआ एंग्लो कर्नाटका वार, आपने पढ़ा होगा 56 से 63, जिसको 7 इयर्स वार भी बोलते हैं, सप्तवर्षीय वार भी बोला जाता है। ठीक है ना, यहाँ पे भी देखोगे लगभग ज़्यादा यहाँ पे रिजल्ट नहीं निकले और जो ब्रिटिश का पलड़ा थोड़ा सा भारी था और यहाँ पे भी एक ट्रीटी साइन की गई, ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन की गई और फ्रेंच को क्या किया गया, पांडिचेरी वापस दे दिया गया। भैया बोला पांडिचेरी से आगे बढ़ना मत, यदि वहां से आगे बढ़ोगे तो फिर तुम्हारे साथ बुरा होगा, उसको सीमित कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया गया, फ्रेंच को पांडिचेरी दिया गया, बोला कि देखो भारत में ज्यादा इधर उधर उछल कूद मत करो, नहीं तो फिर अब दौड़ा दौड़ा के तुमको हम कहां पहुंचा देंगे, फ्रांस पहुंचा देंगे, फ्रांस पहुंचा देंगे। इसलिए जो क्षेत्र दिए हैं उसी क्षेत्र पर सीमित होकर रह जाओ। और उससे पहले देखोगे 1760, 1760 आप लोग भी कॉपी पेन लेके नोट करते रहो, नहीं तो कितना डेट वाइज याद रखोगे। यदि आप लिखोगे तो आप अच्छे तरीके से ये बाद में रिवीजन कर सकते हो। ऐसे में इसके पीडीएफ डाल देंगे, लेकिन कॉपी पेन लेकर बैठो, लिखो, लिखने से याद होता है। ठीक है, 1760 में देखोगे एक फेमस युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ वांडीवास, और फ्रेंच का सफाया हो गया। और इसी वार से अब फ्रेंच को क्या लगा, भैया अब तो
हमें बोरिया बिस्तर लेकर यहाँ से फ्रेंच चलना चाहिए। भैया अब अंग्रेज से हम जीत नहीं सकते हैं, भारत में ज़्यादा दिन हम सरवाइव नहीं कर सकते हैं। और ये किस युद्ध के बाद हुआ? 1760 बैटल ऑफ बांडीवास, मतलब फ्रेंच का सफाया। और यह तय हो गया था कि सिर्फ और सिर्फ एक ही शक्ति भारत में रहेगी, वह है अंग्रेज। ठीक है, अब फ्रेंच को भागने पर मजबूर कर दिया गया था, किसे? अंग्रेजों के द्वारा। तो 1760 में फ्रेंच का सफाया किया गया और 1759 में, ठीक है, अब डच वाले भी बहुत उछल कूद रहे थे कि चलो अब तो फ्रेंच को तो बाहर निकाल ही दिए, अब चलो डचों को भगाते हैं। 1759 में देखोगे तो एक और युद्ध होता है, बैटल ऑफ बेदरा, जिसे हम और भी नामों से जानते हैं, बैटल ऑफ बेदरा या बेदारा भी बोलते हैं, हुगली भी बोलते हैं और चिंसुरा भी बोलते हैं। यहाँ क्या किया गया? अंग्रेजों ने डचों को खदेड़ के भगा दिया। तो 1760 में बैटल ऑफ बांडीवास हुआ, फ्रेंच को भगाया गया और 1759 में अंग्रेजों ने डचों का सफाया कर दिया गया। अब अंग्रेज अकेले ऐश मौज करने के लिए भारत में बैठे थे। पुर्तगीज थे कुछ क्षेत्रों में, उनकी भी क्षेत्र सीमित थी और धीरे धीरे अपने क्षेत्र को एक्सपेंड करने लगे थे अंग्रेज। और इसी क्रम में देखोगे तो पूरे धीरे धीरे भारत में उनका शासन हो गया था। अब आगे के क्रम हम लोग पढ़ेंगे। अब आगे के क्रम में हम लोग देखेंगे, आप 3 नाम सुने होंगे, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, शुजाऊ दौला, शुजाऊ दौला। तीसरा नाम है मीर कासिम, मीर कासिम। शाह आलम द्वितीय कौन थे? मुगल शासक थे। शुजाऊ दौला कौन थे? अवध के नवाब थे। और मीर कासिम कौन थे? बंगाल के नवाब थे। बोले भैया अब अंग्रेजों को कैसे खदेड़ कर भगाया जाए। ठीक है, अब ये लोग प्लानिंग कर ही रहे थे। अब देखो, पहला देखोगे ना 1757 का, तो एक छलावा का युद्ध था और अंग्रेजों को भी लगा कि अभी हम इतने मतलब मेरा दबदबा इतना नहीं हुआ, इतने शक्तिशाली नहीं हुए कि अभी भी मुगल शासक से हम डायरेक्ट पंगा ले सके। वो तो एक छलावा का युद्ध था, उन्हें भी पता था कि हम डायरेक्ट नहीं जीते। लेकिन ये जो 3 सेना थी ना, शाह आलम द्वितीय, शुजाऊ दौला और मीर कासिम, ये 3 बड़े सेना थे, अपने अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। और इसी बीच होती है बैटल ऑफ बक्सर। कौन सा युद्ध होता है? बैटल ऑफ बक्सर। कब? 1764 में क्या होता है? बैटल ऑफ बक्सर। और ब्रिटिश के जो सेना थे, ब्रिटिश के जो अधिकारी थे उस टाइम, वो कौन थे? हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो लीड कर रहे थे। और ये 3 जो बड़े सेना थे, त्रिगुट संधि, आपको पता होगा, ये जो त्रिगुट संधि इधर से गए और बैटल ऑफ बक्सर जो हुआ, हेक्टर मुनरो ने उन्हें परास्त कर दिया। अब अंग्रेज क्या किए? धीरे धीरे मतलब भारी पड़ गए ये तीनों सेना पे। अब अंग्रेजों को भी मतलब क्या हुआ? अंदर से मतलब सेटिस्फैक्शन मिला, भैया अब तो हमें कोई नहीं रोकेगा, अब हमें कोई नहीं रोकेगा, पूरे भारत में हम कब्जा करके दिखाएंगे। जब ये तीनों सेना को हराया तो आगे के क्रम को हम लोग देखते हैं। 1765, 1765 ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद।
ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ठीक है। 1765 में क्या हुआ? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, किसके बीच? शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय वर्सेज रॉबर्ट क्लाइव। रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट है, 4 से 5 सीरीज में आपके मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करा देंगे और ये वीडियो बार बार आप देखोगे तो याद हो जाएगा। तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद किसके बीच हुआ? शाह आलम द्वितीय वर्सेज रॉबर्ट क्लाइव के बीच। और बोला भैया शांति से रहो, ज़्यादा उछल कूद करोगे तो जो थोड़ा सा भी रियायत दिए हैं फिर यहाँ से कहीं तुमको भगा ना दे, ठीक है। तो यहाँ से बहुत सारे मतलब जो इसे जुर्माना भी लिया गया कि भैया तुम नुकसान पहुँचाए हो, क्षति पहुँचाए हो, और इनसे जम के जुर्माना भी लिया गया था, ठीक है ना। किसके बीच संधि हुई ये पूछा जाएगा, तो शाह आलम द्वितीय से रॉबर्ट क्लाइव के बीच। कब? 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ये डेट आप याद रखिएगा। 1765 में ही देखेंगे द्वैध शासन, 1765 में द्वैध शासन, द्वैध शासन जिसे डायरकी सिस्टम बोलते हैं ना, डुअल गवर्नमेंट का कंसेप्ट, डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल, जिसे डायरकी के नाम से भी जानते हैं। और ये होता है क्या कि 1765 में लाने वाले कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। 1765 में जो डायरकी सिस्टम थे कौन लाए थे? रॉबर्ट क्लाइव लाए थे। और 1772 में वारेन हेस्टिंग के द्वारा डायरकी सिस्टम को, द्वैध शासन को हटा दिया गया। अब आगे आते हैं, धीरे धीरे तो एक्सपेंड कर ही रहे थे। अब कहें भैया चलो ठीक है बंगाल भी हो गया, ठीक है, अब कहाँ बचा है? भारत का कोई और क्षेत्र बचा है, चलो थोड़ा चल के मैसूर देख लेते हैं, ठीक है। अब 1767 से लेकर 1769 फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार 1767 से लेके 1769 क्या हुआ था? आप लोग नोट कर लो, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार हुआ था। और यहाँ देखोगे तो कोई खास रिजल्ट निकल कर नहीं आया था और यहाँ अंग्रेज हारने वाले थे। बोले कि एक कहावत है ना कि जब अंग्रेज हारते हैं ना तो सॉरी कह के निकल लेते हैं, तो भारतीय के गोर में लटक जाते हैं, यहाँ के शासक के गोर में लटक जाते हैं कि सॉरी गलती हो गई, हमें माफ कीजिए, जाने दीजिए। तो यहाँ ट्रीटी ऑफ मद्रास करके भाग लिए यहाँ से, ठीक है। 1767 से 69 के बीच फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार हुआ और ट्रीटी ऑफ मद्रास करके ये लोग निकल लिए। अब 1773 याद रखिएगा, आप लोग भी नोट करते चलिएगा। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट मतलब पहला कानून था जो अंग्रेजों ने भारत में पास किया था। क्या? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, नाम में छुपायन के रेगुलेट कर रहे थे, ठीक है ना, रेगुलेटिंग एक्ट। यहां देखोगे क्या हुआ था? द्वैध शासन समाप्त किया गया। द्वैध शासन, पहला द्वैध शासन समाप्त किया गया। दूसरा जो थी वो था, पहला द्वैध शासन समाप्त, दूसरा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब? 1774। रेगुलेटिंग 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ये चीजें किया गया, द्वैध शासन को समाप्त किया गया, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। 1774 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज सेटअप और
पहले जो सीजीआई थे इसका जो नाम था एलिजा एम्पे। पहले जो सीजीआई कौन थे? एलिजा एम्पे। याद रखिएगा 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई और उसके जो पहले सीजीआई थे एलिजा एम्पे थे। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अब 1780 की बात हम लोग करते हैं। 1780 में पहले न्यूज पेपर की शुरुआत की गई। पहले न्यूज़पेपर की शुरुआत की गई और वह न्यूज़पेपर का क्या नाम था? बंगाल गजट। बंगाल गजट। और किसके द्वारा की गई थी? जेम्स हिकी। जेम्स हिकी, ठीक है ना। चलिए आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछते हैं, आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में डिक्की बर्ड योजना क्या है और डिक्की बर्ड किसका नाम है, ठीक है ना। ये आपके इतिहास से रिलेटेड है और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। अब आगे के क्रम को हम लोग देखते हैं। 1775 से लेके 1782 में देखोगे तो क्या हुआ था? फर्स्ट आंग्ल मराठा युद्ध। फर्स्ट आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था और वहां जो संधि हुई थी सालवाई की संधि। कब? 1775 से 1782। 1775 से 1782। भैया अंग्रेज बंगाल, मैसूर, मराठा सबको निपटाने में ने लगे हुए थे। तो बोले भैया मराठा को काय छोड़े, और मराठा को आपस में ही लड़ाने में लग गए थे। बोला इधर गायकवाड़ को लगा दो, उधर भोसले को लड़ा दो, इधर सिंधिया को लड़ा दो, आपस में ही मारकाट करा दो, ठीक है। तो वहां भी आपस में ही लड़ाना शुरू कर दिए थे। और फर्स्ट आंग्ल मराठा युद्ध में जो संधि हुई थी सालवाई की संधि हुई थी। कब? 1782 में। जिस टाइम पीरियड पे युद्ध समाप्त होगा उसी टाइम पीरियड पे संधि होगी। सालवाई की संधि, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे सालवाई की संधि के बाद, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 1780 से 84। उधर जो आंग्ल मैसूर युद्ध चल रहा था, इधर तो मराठा को आपस में लड़ा ही दिए थे। अंग्रेज तो बहुत तेज आदमी थे ही। बोले चलो भैया थोड़ा हाल चाल मैसूर का भी ले आते हैं, ठीक ठाक है या फिर कुछ और करने की जरूरत है। तो मराठा को इधर आपस में उलझा के कहां पहुंच गए? मैसूर पहुंच गए। 1780 से 84। 1780 से 84। और यहां क्या होता है? दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। हम बताते हैं ना कि अंग्रेज भैया बहुत खतरनाक इंसान थे, ठीक है। वो सॉरी कह के तो निकल गए, लेकिन अंदर अंदर उनको लगता था कि अब इनको कैसे मारा जाए, ठीक है। जब तक वो मारेंगे नहीं तब तक वो छोड़ेंगे नहीं, उसी फिराक में रहते थे। तो जाके उधर हालचाल लेकर आए और उसी बीच अंग्रेजों ने हैदर अली की हत्या कर दी। हैदर अली वाज किल्ड इन 1782, ठीक है। हैदर अली वाज किल्ड इन 1782। हैदर अली की हत्या हो गई और इसके बाद इसके बेटे ने टीपू सुल्तान ने कमान संभाली और फिर देखोगे आगे का कोई परिणाम नहीं निकला। और वहां पे एक संधि होती है मंगलौर की संधि 1784 में। मंगलौर की संधि, ठीक है। मंगलौर की संधि कब होती है? 1784 में। अब 1784 में ही हम लोग देखेंगे, उसी टाइम पीरियड में देखेंगे हेस्टिंग के टाइम एक व्यक्ति थे विलियम जोन्स। इन्हें एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। थोड़ा
और हम इसकी स्टोरी बताएंगे। एक थे राजा चैत सिंह। राजा चैत सिंह जो कि क्या थे, बनारस के राजा हुआ करते थे और हेस्टिंग के साथ अच्छी दोस्ती थी और किसी मर्डर केस पे वो फंसे थे। हेस्टिंग के द्वारा उन्हें बचाया गया क्योंकि दोस्ती भी तो निभाना था, है ना। कहते हैं कि छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ साथी मरते दम तक। तो हेस्टिंग ने अपनी दोस्ती निभाया और राजा चैत सिंह को बचा लिए। ठीक है, बाद में देखोगे तो क्या हुआ, घूस लेते इस चीज के लिए पकड़े गए। आगे चल के देखोगे तो इसमें इम्पीचमेंट होता है, जो अभी देखोगे प्रेसिडेंट के लिए इम्पीचमेंट लाया जाता है। तो उस टाइम हेस्टिंग पे इम्पीचमेंट चला था और हेस्टिंग को क्या वापस कहां बुला लिया था, हेस्टिंग को वापस ब्रिटेन बुला लिया। और भैया इन्हें जो है ना कि लिटरेचर पढ़ने का बड़ा शौक था। लिटरेचर जैसे गीता, रामायण, ये सब पढ़ने का बहुत शौक होता था हेस्टिंग्स को। तो ये भी सोचते थे भैया कि गीता होता तो हिंदी में, तो इसका क्या करें भैया, अंग्रेजी अनुवाद करें। तो यहाँ के लोगों को अंग्रेजी सिखाना शुरू कर दिए भैया कि यहाँ के लोगों को अंग्रेजी सिखाओ, इसको अंग्रेजी में अनुवाद करके देगा तो हमें पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक नाम व्यक्ति का बताए थे आगे के क्रम में, विलियम जोन्स क्या किए थे, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा, विलियम जोन्स के द्वारा। और एक चार्ल्स नाम के व्यक्ति थे, चार्ल्स विल्किंस ने पहली बार गीता को किसमें अनुवाद किया, अंग्रेजी में अनुवाद किया। चार्ल्स विल्किंस नाम के एक व्यक्ति थे, पहली बार किसमें अनुवाद किया गया गीता को, ठीक है, अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। तो ये सब जब स्टोरी आप पढ़ोगे समझोगे तो चीजें आसान हो जाती है। ठीक है, सिर्फ फैक्ट तो है लेकिन फैक्ट सिर्फ रटने जाओगे तो याद नहीं रहेगा। तो ये सब भी स्टोरी आपके बैक ऑफ द माइंड में चलना चाहिए। अब 1784 देखते हैं। ठीक है, 1784, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आपको याद ही होगा। 1784 में क्या आया था, पिट्स इंडिया एक्ट कानून को पास किया गया था। तो ये भी डेट इंपॉर्टेंट है, पिट्स इंडिया एक्ट कब पास किया गया था, 1784 में। ठीक है, और 1785 का डेट था क्या, पहले ही बताए थे, भी स्टोरी बता ही दिए थे। वारेन हेस्टिंग पर क्या हुआ था, महाभियोग चलाया गया और उन्हें इंग्लैंड वापस बुला लिया गया। कब, 1785 में। ठीक है, इम्पीचमेंट जो चलाया गया और इंग्लैंड वापस बुला लिया गया कब, 1785 में। अब आते हैं, आप देखोगे कि जो गवर्नर हैं, गवर्नर जनरल हैं, वाइसरा हैं, इसके तहत हम लोग पढ़ते जाएंगे और इसके अंदर कौन कौन से काम हुए, कौन से अच्छे काम थे, कौन से बुरे काम थे, हर एक चीज को देखेंगे। और इसी क्रम में हम लोग 1947 तक पढ़ेंगे और पूरे मॉडर्न हिस्ट्री को अच्छे तरीके से हम लोग समाप्त करेंगे। अब आते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, 1786 से 93, 1786 से आप लोग भी लिखते चलिए, 1786 से 93 कौन थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब ये क्या लाए थे, कंसेप्ट ऑफ सिविल सर्विसेज, कंसेप्ट ऑफ सिविल सर्विसेज, ICS। ठीक है, ICS। अब देखो ये लोग कितने बदमाश आदमी थे, थोड़ा हम बता देते थे। ये बोले भैया सिविल सर्विसेज का कंसेप्ट लाए हैं, मैक्सिमम एज ये दिए थे 21 साल। बताओ कितने बड़े ये लोग खचरे आदमी थे। बताओ मैक्सिमम, यदि मिनिमम एज 21 साल दिए रहते तो हम समझते भी, मैक्सिमम 21 साल दिए। बताओ 21 साल में निकालना क्या मुश्किल है या नहीं है, बताओ। तो मुश्किल तो है ही, लेकिन ठीक है, भारतीयों कहाँ पीछे रहने वाले थे। और जो सिविल सर्विस एग्जाम पास करने वाले भारतीय पहले व्यक्ति थे वो थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। ये थे रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। 1862 में ये सिविल सर्विस एग्जाम पास किए थे। ठीक है, और 21 साल का जो एक कंसेप्ट बताए थे, 21 साल तो था ही, और इतने ये लोग बदमाश आदमी थे, बोले भैया एग्जाम कहाँ होगा, लंदन में होगा। अब बताओ हर भारतीय लंदन जाके एग्जाम देता क्या, बताओ। कि मतलब ये लोग साफ साफ चाहते थे, साफ यही चाहते थे कि भैया कोई भारतीय पास नहीं करे। लेकिन ऐसा थोड़ी है, भारतीय कहाँ किसी से कम रहने वाले हैं। सत्येंद्रनाथ टैगोर ने 1862 में सिविल सर्विस एग्जाम को
पास करके दिखाया। ठीक है, आगे के क्रम में हम लोग देखेंगे। अब 1782 से 92 के बीच देखेंगे क्या हुआ था। थर्ड एंग्लो मैसूर युद्ध, थर्ड एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था कब, 92 में। ठीक है, 1789 सॉरी 1789 से 1792 टाइम पीरियड था। और क्या हुआ, थर्ड एंग्लो मैसूर युद्ध। आपको पता है कि सेकेंड एंग्लो मैसूर युद्ध में किनका वध कर दिया गया था, किनको मार दिया गया था, कमेंट बॉक्स में आंसर करें। ऐसे चलिए हम बता देते हैं, लेकिन कमेंट बॉक्स में भी आंसर करें। हैदर अली। और उसके बाद कौन कमान संभाली थी, उनके बेटे टीपू सुल्तान ने। और थर्ड एंग्लो मैसूर युद्ध बोले चलो भैया अब चल के टीपू सुल्तान को निपटाया जाए। ठीक है, अब टीपू नहीं रहेगा, अब चलो टीपू को निपटा ही देते हैं। तो यहां जब निपटाने आए तो यहां खास नहीं। ठीक है, टीपू सुल्तान हद तक कमजोर पड़ ही गए थे। और यहां एक संधि होती है श्रीरंगपट्टनम की संधि। कौन सी संधि होती है, श्रीरंगपट्टनम की संधि। और इस युद्ध के बाद देखोगे 50% मैसूर पर अंग्रेज का दबदबा हो जाता है, कब्जा कर लेते हैं। और कौन सी संधियां होती है, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। अब 1793 का जिक्र हम लोग करेंगे। 1793 कार्नवालिस के द्वारा अस्थाई बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम लाया गया। किसके द्वारा, कार्नवालिस के द्वारा। भैया बोला कि राजा उजा को भैया कि एक काम करो कि तुम ही टैक्स उक्स बच लो और लेके आओ, 10 हिस्सा हमें दो और 1 हिस्सा तुम ले जाओ, ऐस मौज तुम करो। बताओ कि मतलब भारतीय क्षेत्रों पे यहाँ के राजा महाराजा को भी काम लगा दिया कि भैया टैक्स उक्स हम नहीं वसूलेंगे, एक काम करो टैक्स असूल के भी लाना तुम्हारा काम है, और 10 हिस्सा तुम दोगे और 1 हिस्सा में जाके जो करना है ऐस मौज मस्ती, दारू उरू जो पीना है जाके पी के टाइट रहो। तो 1793 में क्या लाया गया, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। किसके द्वारा, अस्थाई बंदोबस्त। यहां से बीपीएससी हमको लगता है 3 से 4 बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है। अब हम लोग देखेंगे लॉर्ड ब्लेजली। लॉर्ड ब्लेजली का काल देखेंगे कब था, 1798 से लेकर 1805। 1798 कब था, 1805। आप लोग भी नोट कर लें किसका कार्यकाल था, लॉर्ड ब्लेजली का कार्यकाल था। अब इनका कहने का मतलब है भैया ये प्रेस वगैरह जो है ना बड़ी हवा में उड़ रहे हैं, इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। भैया बड़ी उड़ रहे हैं हवा में, इसको क्या है अपने क्लच में लेना पड़ेगा। ये क्या ले आए, प्रेस एक्ट। प्रेस एक्ट ले आए और क्या किए, प्रेस को बैन कर दिए। ठीक है, प्रेस एक्ट लाके क्या किए, बैन कर दिए। भैया बोले कि मेरी मर्जी के बिना तुम कुछ भी खबर छाप दोगे, ऐसा नहीं होगा, हम जो कहेंगे वही छापोगे। ठीक है, मेरे राज्य में ऐसा नहीं होगा। और वर्तमान संदर्भ में तो आप समझ ही सकते हो, है ना, बोलना सब कुछ सही नहीं है लेकिन समझ ही सकते हो कि मीडिया किस दिशा में काम कर रही है। फिर आगे देखोगे 1798 में क्या लाया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। कब, 1798 में ही क्या लाया गया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। अब बोला गया भैया कि हम जो बोलेंगे वही खबर चलेगी, अपने मन से कोई खबर लाए, कोई खबर छापे तो खबरदार तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पे क्या लाए थे, प्रेस एक्ट लाके प्रेस को बैन कर दिए। अब एक स्टोरी और समझना, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है 1798 की है, सब्सिडी अलायंसेज सिस्टम। सब्सिडी अलायंसेज सिस्टम आपको पता होगा ना, सब्सिडी अलायंस सहायक संधि, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, सहायक संधि। कब आया था, 1798 में सहायक। देखो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपस में तो सबको लड़ा ही रहे थे ना। अब देखो होता क्या है, ठीक है, अब मानो ए है मैसूर, बी है मराठा, ठीक है।
अब यहां से भी बोले कि भैया ठीक है, आपस आपस में लड़ा रहे हैं, दो क्षेत्रों को भी लड़ा दो। ठीक है, अब देखो क्या होता है। अंग्रेज कहाँ गए? ए के पास। बोले भैया एक काम करो, तुम्हारे पास सेना है? जो सेना है, बोला हाँ है। तो बोला एक काम करो, इस सेना को हटा दो। इस सेना का क्या काम है? हम सेना देते हैं। अंग्रेज वो क्या बोला? एक को हम सेना देते हैं, जो सेना देंगे उसको रख के, और बी को मराठा को खदेड़ के मारो। ठीक है, बोला भैया बहुत अच्छी बात है, सेना दो, ठीक है खदेड़ के मारेंगे, हमको क्या है। और ये सब तो मूर्ख चपाट लोग थे ही। और बी के पास गया। बी बोला मराठा को बोला कि भैया तुम्हारे पास सेना है? बोला हाँ है। बोला कि एक काम करो, तुम अपना सेना हटा लो, हम सेना देते हैं, और क्या करो, मैसूर को जाके खदेड़ के मारो। ठीक है, ए में भी अपना सेना भर दिया और बी में अपना सेना भर दिया। वाह भाई वाह, देखो कितने तेज थे अंग्रेज। मतलब इधर भी सेना हटा के अपना सेना डाल दिया, इधर भी अपना सेना हटा के, और दोनों तरफ अंग्रेजों की सेना भर गई। जब अंग्रेजों की सेना भर गई तो आप समझ ही सकते हैं कि आगे क्या हो सकता है। और सबसे बड़ी चीज है ना, जो अंग्रेजी सेना भरी, भैया इसका खर्चा कौन उठाएगा? राजा महाराजा अपने जेबी से खर्चा देंगे, अंग्रेज इसका खर्चा भी नहीं देगा। वाह भाई, अंग्रेज मतलब पूरे मौज काट रहे हैं कि इधर भी सेना भर दिए, इधर भी सेना भर दिए, और उसके कोई कॉस्ट भी नहीं जा रहे हैं, और दोनों को आपस में लड़ा के दोनों को साइड कर दिए। यही तो था सहायक संधि। कितने ये लोग मूर्ख थे, है ना। तो यही है सब्सिडी अलायंस सिस्टम, किसके द्वारा लाया गया था? लॉर्ड बेलेजली के द्वारा। तो बताओ कि कैसे कैसे कांड यहां हो रहे थे। अब बोला कि भैया चलो श्रीरंगपट्टनम की संधि जो हुई थी, चलो एक बार हाल चाल पूछाते हैं कि ठीक ठाक है या नहीं है। उससे पहले तो आप देखो ही कि यहाँ पे क्या सिस्टम कर दिया था, दोनों तरफ अपनी ही सेना भर दिया गया था। अब 1799 फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया, और टीपू सुल्तान की फाइनली हत्या कर दी गई। टीपू सुल्तान वाज किल्ड। ठीक है, टीपू सुल्तान को मार दिया गया, और अंग्रेजों ने मैसूर पर कब्जा कब कर लिया? 1799 में फाइनली अंग्रेज जो चाहते थे वह मिल गया, और मैसूर उनके कब्जे में आ गया फाइनली। ठीक है, अब आगे बोले चलो अब मराठा का थोड़ा हाल चाल ले ले। बोले पूरे भारत को घूम घूम के देखते थे, किसको किस तरीके से हराना है, कैसे आपस में लड़ाना है। तो 1802 में मराठा को बोले ना कि आपस में ही लड़ाने लगे थे, कि इधर गायकवाड़ थे, इधर भोसले थे, उधर सिंधिया थे, उधर होलकर थे। बोले भाई आपस में ही लड़के मर के कटो, क्या दिक्कत है, तब तक हम कुरकुरे और समोसा आपस में बैठ के खा रहे हैं। ठीक है, तब तक लड़ो, फिर आते हैं, फिर सुलझाएंगे कहानी को। ठीक है, तो 1802 में होता है बैटल ऑफ पूना। 1802 में कौन सा होता है? बैटल ऑफ पूना। ठीक है, कब होता है? 1802 में। और यहां एक संधि होती है, ट्रीटी ऑफ बसीन की संधि होती है। कौन सी संधि होती है? ट्रीटी ऑफ बसीन की संधि होती है। अब हम लोग 1803 से 1805 में चलेंगे। 1803 से 1805 ईस्वी में चलेंगे। तो यहाँ क्या होता है? सेकेंड आंग्ल मराठा वार। उधर तो बंगाल को निपटा ही दिए थे, मैसूर को निपटा ही दिए थे। अब जो यहाँ मराठा उभर रहा था, अब मराठा को भी निपटाने उधर पहुंच गए थे। बोले भैया तुमको कैसे छोड़ दे, जब किसी को नहीं छोड़े तो तुम कैसे बच जाओगे। ठीक है, और फाइनली सेकेंड आंग्ला मराठा वार में क्या हुआ? अंग्रेजों की जीत हो गई, और धीरे धीरे मराठा पे भी उनका दबदबा कब्जा होने लगा। तो ये था पूरा स्टोरी। ठीक है, हम लोग पहले देखे थे 1717 तक, फर्रुखसियर तक, फिर उसके आगे के क्रम को देखेंगे कि आगे को क्रम को हम लोग देखने का प्रयास किया कि वहां से किस तरीके से औरंगजेब की मृत्यु के बाद लेटर मुगल एम्पायर शुरू हुआ, और धीरे 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 कहानी बदलने लगी, और ब्रिटिश का दबदबा पूरे भारत पे
किस तरीके से होने लगा। फिर आगे इसके क्रम में हम लोग जब देखेंगे गवर्नर जनरल जब आए थे जॉर्ज बार्लो, फिर वहां देखेंगे म्यूटनी ऑफ सिपाहीज, ठीक है, सिपाही विद्रोह। चलिए हम यहां से आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि पहला सिपाही विद्रोह कब हुआ था। तो बहुत लोग आंसर करेंगे सर पहला सिपाही विद्रोह तो हुआ था कब, 1857 में। नहीं भैया, पहला सिपाही विद्रोह 1857 में नहीं हुआ था, पहला सिपाही विद्रोह हुआ था 1806 में, और उस टाइम गवर्नर जनरल थे जॉर्ज बार्लो, और उसी टाइम हुआ था पहला सिपाही विद्रोह, म्यूटनी ऑफ सिपाही। और कहां हुआ था, वेल्लोर में। किसको लेकर हुआ था, ड्रेस कोड को लेकर। अब देखो ये लोग क्या थे, आपस में ही लड़ा रहे थे। मुस्लिम को क्या बोले थे, एक काम करो तुम क्लीन सेव होकर आना ऑफिस, ठीक है, तुम क्या होना, क्लीन सेव होकर आना। और हिंदू को बोले थे खबरदार जो तुम टीका लगाकर ऑफिस हुए। तो एक काम कहते हैं ना कि भैया भारत में कुछ भी कर लो, धर्म के नाम पे यदि कुछ बोलोगे ना तो मारे काटे जाओगे। भारत में कुछ भी कर लो, धर्म का ज्ञान तो भूल से मत देना। इसी में क्या हो जाता है, सिपाही विद्रोह, म्यूटनी ऑफ सिपाही। हालांकि इसे बाद में बहुत जल्द ही दबा दिया गया। फिर आगे देखोगे 57 की क्रांति में ये चीजें देखने को मिलेगी। तो इसके आगे के क्रम को हम लोग देखेंगे, जॉर्ज बार्लो से लेकर लॉर्ड मिंटो फर्स्ट, ये सब जो आगे गवर्नर जनरल आएंगे उनके अंदर जो कामें हुई हैं, उनके अंदर जो क्रम है, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हर एक चीज को पढ़ेंगे। और इस तरीके से हम लोग 1947 तक मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। तो अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।